नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं मयूरेश द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानोदय एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बैच में चर्चा कर रहे हैं और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए हमने पिछले क्लासेस में 2 आर्टिकल्स को पढ़ लिया है। आज हमारा आर्टिकल 3 पे परिचर्चा चलने वाला है और आर्टिकल 3 क्या कहता है, उसकी व्याख्या क्या क्या हो सकती है और एग्जाम में किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, इन सभी विषयों पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं कि भाई अनुच्छेद 3 करता क्या है। तो सबसे पहले तो लिख लेंगे, ये हमारा रहा अनुच्छेद 3। तो भाई अनुच्छेद 3 कहता क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद 3 जो है यह हमारे संसद को अधिकार देता है। ये संसद को क्या देता है भाई? ये संसद को देता है अधिकार। संसद को ये आर्टिकल 3 अधिकार देता है। किस बात का अधिकार देता है भाई? कि कोई भी ऐसा क्षेत्र, या कह सकते हैं कि हमारे देश का भूभाग, हमारे देश का जो भूभाग है, जहां तक हमारी समझिए कि संप्रभुता है, ठीक है, किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे हमारे देश का जो भूभाग है, इस भूभाग से आप समझिए कि किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, क्षेत्र अलग करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो देखिए, मोटा मोटी शॉर्ट नोट ही मैं बना रहा हूं और आपको बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 3 के द्वारा हमारे संविधान ने संसद को यह अधिकार दे रखा है कि हमारे देश का भूभाग अर्थात हमारी सॉवरेनिटी जहां तक है, संप्रभुता जहां तक है, उस क्षेत्र में किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य का निर्माण संसद जो हमारी है ये कर सकती है। ऐसा इस आर्टिकल का लैंग्वेज है। ठीक है, यहां तक तो आप लोग समझ चुके। अब देखिए, हमारे जो संविधान निर्माता थे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारी संसद थी, हमारी संसद ये भविष्य में लोगों की सुविधा के अनुसार राज्यों को छोटा या बड़ा कर सकती थी, या फिर कह सकते हैं कि राज्यों को क्या कर सकती थी? सुविधा के अनुसार राज्यों को रीऑर्गेनाइज कर सकती है। रीऑर्गेनाइज कर सकती है हमारी संसद, ऐसा आर्टिकल 3 में कहा हुआ है। आर्टिकल 3 में मेंशन है कि भाई भविष्य में लोगों की सुविधा अथवा जनता की सुविधा को देखते हुए हमारी संसद राज्यों की सीमा को रीऑर्गेनाइज कर सकती है। अब रीऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि मान के चलिए कि किसी राज्य के 4-5 जिलों को भाषाई स्तर पे या प्रशासनिक स्तर पे असुविधा का अनुभूति हो रहा हो, तो वह जो छोटा सा 4-5 जिलों का क्षेत्र है उसे किसी राज्य के साथ आदान प्रदान करके राज्य की सीमा को हम परिवर्तित घटा बढ़ा सकते हैं। अथवा किसी राज्य से मान के चलिए आप कि ये एक प्रकार का राज्य है, इस राज्य से हमने सोचा कि इस राज्य, ये मान के चलिए किसी राज्य का नाम नहीं लेता हूं, ये ए नामक राज्य है और इसका जो ये वाला क्षेत्र है इसे हम लोग सेपरेट करके एक नए राज्य का निर्माण कर दें, बी राज्य का निर्माण कर दें। तो ये सारे अधिकार हमारी संसद को दिए गए। अच्छा, ये अधिकार क्यों दिए गए भाई? तो ये अधिकार इसलिए दिए गए
क्योंकि जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारी संविधान सभा थी, वह जानती थी कि भाई भविष्य में कभी ना कभी आगे चल के दो प्रकार की असुविधाएं देखने को मिल सकती हैं। एक तो असुविधा आपको प्रशासनिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे, और दूसरी असुविधा भाषाई स्तर पे। किस स्तर पे भाई? भाषाई स्तर पे। तो भाषाई स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पे हो सकता था कि जो बड़े बड़े राज्य होंगे, जो बड़े बड़े राज्य होंगे, ये बड़े राज्य हो सकता है कि भाषाई और प्रशासनिक स्तर पे अनुकूलता जनता को न प्रदान कर सके। यहाँ की जनता को क्या न कर सके भाई? अनुकूलता न प्रदान कर सके, अनुकूलता नहीं दे सके। तो ऐसे में हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने सोच के रखा था कि भाई आगे चल के हो सकता है कि भाषाई विवाद हो जाए, प्रशासनिक गतिविधि में कहीं ना कहीं कमी बेसी या कुछ देखने को मिले। तो ऐसे में हम बड़े राज्यों के द्वारा इस प्रकार का शासन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको भविष्य में छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करना पड़ सकता है। हमें भविष्य में क्या करना पड़ सकता है भाई? शासन और प्रशासन, या फिर समझिए कि भविष्य में भाषा और प्रशासन की सुविधा को लेकर के भविष्य में भाषा और प्रशासन की सुविधा को लेकर के, प्रशासन की सुविधा को लेकर के छोटे राज्यों का निर्माण करना पड़ सकता है। छोटे राज्यों का निर्माण हमें करना पड़ सकता है। अब देखिए छोटे राज्य का निर्माण क्यों करना पड़ सकता है और भाषाई और प्रशासनिक स्तर पे समझिए कि लोगों को परेशानी क्यों होगी। तो मान के चलिए कि आप जितने बालक हमसे पढ़ रहे हैं उनमें से लगभग लोग हिंदी भाषी लोग हैं। अब आप बताइए कि अगर आपका विवाह मैं किसी तमिल बोलने वाली लड़की से करवा दूं तो आपका जीवन तो बढ़िया से नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप हिंदी समझते हैं और वो तमिल में आपसे कब समोसा मांगेगी, कब सिनेमा मांगेगी, ये तो भाई आपको पता नहीं लगेगा। अब जब यही नहीं पता लगेगा कि आपकी पत्नी कब समोसा कब सिनेमा मांगती है, तो आपका जीवन बढ़िया से चलने वाला नहीं है, रोज विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से आप देख करके चलिए कि मान के चलिए कि ये कोई एक छोटा सा राज्य है और इस राज्य में मान के चलिए कि इस क्षेत्र के लोग जो हैं ये बंगाली भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं भाई? बंगाली या बंगला भाषा बोलते हैं। और जो ये बड़ा सा क्षेत्र है यहाँ पे लोग कोई अन्य भाषा अथवा हिंदी बोलते हैं। तो अब बताइए ये जो छोटे से लोग हैं इनको प्रशासनिक स्तर पे असुविधा होगा अथवा नहीं होगा? ये दरोगा साहब के पास जाएंगे अपना रिपोर्ट भी लिखवाने के लिए तो बढ़िया से नहीं लिखवा पाएंगे, इनको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो सोचिए कि हमारे संविधान निर्माता कितने दूर दृष्टि रखने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने सोचा कि आगे चल के इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, अतः हमें ऐसा प्रावधान रखना चाहिए या फिर संसद को ऐसा अधिकार देना चाहिए, हमारे संसद को ऐसा अधिकार दे करके रखना चाहिए कि भाई ये भविष्य में क्या कर सके, भविष्य में भाषाई और प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए छोटे छोटे राज्यों का निर्माण कर सके, जिससे कि भाई आगे चल के आने वाली जो पीढ़ियां हैं या देश की जो जनता है उसे ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैंने आपको अपने लाइफ में भी एक उदाहरण देके बताया कि हिंदी भाषी लड़के का तमिल लड़की से विवाह करवा दो, या फिर ये देख लो कि भाई यहाँ पे बंगाली बोलने वाला ये छोटा सा क्षेत्र जो है और हिंदी भाषी ये जो बड़ा सा क्षेत्र है, इनके बीच विवाद तो होगा। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए और आप समझिए कि भाषाई सुविधा के लिए छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करने का अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 3 के मुताबिक दे रखा था। किसको भाई? हमारी संसद को। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे का प्रावधान पे चर्चा करूं। मुझे लगता है आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर ही लिया होगा। अब देखिए चलिए
यहां पे आप देखेंगे आर्टिकल 3 में हमने क्या देखा भाई, जो हमारा अनुच्छेद 3 है, इस अनुच्छेद 3 में हमने क्या देखा भाई, रुकेंगे आप लोग, अनुच्छेद 3 पे चर्चा चल ही रहा है तो आप लोग जान रहे हैं। तो अनुच्छेद 3 यहां पे मैं लिख ही देता हूं, आर्टिकल 3। ये आर्टिकल 3 क्या कहता है, ये आर्टिकल 3 कहता है कि भाई कोई भी या किसी भी राज्य से उसका क्षेत्र या फिर किसी भी राज्य से उसके क्षेत्र को मिलाकर, उसके क्षेत्र को नए राज्य से मिलाकर, नए राज्य से मिलाकर किसी नए राज्य को जन्म दिया जा सकता है, किसी नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। किसी नए राज्य का क्या किया जा सकता है भैया, निर्माण किया जा सकता है। इस आर्टिकल ने यही तो कहा कि किसी राज्य से उसके क्षेत्र को लेकर के किसी नए राज्य का आप निर्माण कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि कोई ए राज्य था तो इसके जगह पे आप छोटे छोटे 2 अन्य राज्य भी बना सकते हैं, बी राज्य और सी राज्य, ऐसा आप कर सकते हैं। अथवा आप इनका सीमा परिवर्तित कर सकते हैं, इधर का उधर कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे हमने क्या समझा कि किसी भी राज्य की, यहां आप देखेंगे किसी भी राज्य की, किसी भी राज्य की सीमा को घटाया जा सकता है, सीमा को घटाया जा सकता है, ठीक है, उसको बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हमने देखा लाइट का कुछ इश्यू है, लाइट पता नहीं क्यों कमजोर हो चुका है, शायद आपको दिख रहा हो। सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, अथवा किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है भैया। किसी भी राज्य की सीमा को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है और उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। इतना बात आप लोगों ने देख लिया। पता नहीं शायद वोल्टेज का इश्यू है इसलिए लाइट हमारी कमजोर हो चुकी है। हमारे कोई स्टाफ भी नहीं है जिनसे कि भाई हम बोल सके कि वो लाइट को देख ले। खैर आप लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये काम किया जा सकता है। ये काम किसके द्वारा किया जा सकता है भैया, ये इतना सारा काम, ये काम अनुच्छेद 3 के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, अनुच्छेद संख्या 3 के द्वारा। अनुच्छेद संख्या 3 जो हमारे संविधान की है, यह हमारी संसद को अधिकार देती है। किसको अधिकार देती है भैया, संसद को अधिकार देती है। और संसद को जब अधिकार दे रही होती है, संसद को अधिकार जब दे रही होती है अनुच्छेद संख्या 3, तो इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जो हमारी संसद है यह बहुत मजबूत स्थिति में होती है। किस स्थिति में होती है भैया, ये हमारी संसद बहुत मजबूत स्थिति में होती है। मजबूत स्थिति में किस सेंस में होती है, इसलिए कि सबसे पहले तो आप देखेंगे कि संसद को अधिकार दिया जाता है किसी भी राज्य की सीमा को रीऑर्गेनाइज करने का, रीऑर्गेनाइज करने का अधिकार दिया जाता है यहाँ पे। अब देखिए इसका प्रयोग करते हुए हमारी संसद बहुत मजबूत होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी संसद को ये अधिकार है कि भैया राज्यों की पूर्व अनुमति के बिना, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये साधारण बहुमत से ये कार्य कर सकते हैं। साधारण बहुमत से ये जितने ऊपर के कार्य आप देख रहे हैं, सीमा को घटाना, बढ़ाना, परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, इसे, इस प्रक्रिया को ये साधारण बहुमत के द्वारा पास करा सकते हैं। और दूसरा एक और मोटा बात ये है कि यहाँ पे इनको संबंधित राज्य की पूर्वानुमति या अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो इन्हें राज्य की अनुमति की
राज्य के अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है भैया। राज्य चाहे, अब बताइए कि कोई भी राज्य थोड़े चाहेगा कि उसकी सीमा को आप परिवर्तित कर दीजिए। आप अपने घर में भी सोच के देखिए, आप अपने घर का एक कमरा मुझे देना चाहेंगे? ऐसा कभी नहीं होता है, समझ गए। तो यहाँ पर राज्य ये क्या बोलते हैं कि संसद बहुत मजबूत स्थिति में होती है। अब देखिए, राज्य के पूर्व अनुमति की आवश्यकता क्यों नहीं है भैया? हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य को आखिर महत्व क्यों नहीं दिया? तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो राज्य है, राज्य को हमारे यहाँ सिर्फ प्रशासनिक गतिविधि का अधिकार है। राज्य सिर्फ पुलिसिया सिस्टम, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब का देखभाल करती है। इसके अलावे हमने देखा है कि केंद्रीयकृत सत्ता को ही हमारे यहाँ महत्व दिया गया है और केंद्र को मजबूत बनाया गया है। तो इसलिए राज्य के सकारात्मक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अब साधारण बहुमत को हम समझाते हैं आपको कि भैया ये साधारण बहुमत नामक वस्तु क्या होता है। साधारण बहुमत, तो आप हमें बताइए कि आपके संसद में अभी वर्तमान में कितनी संख्या है भैया सांसदों की? सांसदों की वर्तमान संख्या है 543, इतनी ही संख्या है शायद, जितना मैं जानता हूं। बाकी आप लोग एक्स्ट्रा जाने तो अलग विषय है। तो 543, इस संख्या को भी हटा दीजिए। मान के चलिए कि किसी दिन संसद का बैठक हुआ कि और उस दिन 250 मेंबर उपस्थित हुए। 250 मेंबर उपस्थित हुए, कहां पे? संसद की बात चल रही है भैया, याद रखेंगे। तो उस दिन 250 मेंबर उपस्थित हुए। अब 250 मेंबर उपस्थित हुए और उनसे एक प्रावधान लाया गया कि भैया बिहार का छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश का एक और टुकड़ा करके हरित प्रदेश का निर्माण कर दिया जाए। अब साधारण बहुमत से इसको कैसे पास करवाया जाए भैया? साधारण बहुमत होता क्या है? तो साधारण बहुमत देखिए क्या होता है। मैंने कहा कि जिस दिन ये बिल आया कि उत्तर प्रदेश को तोड़ करके एक अन्य राज्य का निर्माण कराया जाए, उस दिन आपकी संसद की सभा में 250 सदस्य आकर के बैठे हुए थे। तो 250 में से 126 सदस्य अगर यह कह दें कि ठीक है भैया, यूपी को सेपरेट कर दिया जाए, यूपी को क्या कर दिया जाए? तोड़ दिया जाए और एक नए राज्य का निर्माण कर दिया जाए, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं साधारण बहुमत। कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं। अब देखिए, इसका एक लैंग्वेज ले लीजिए कि आधे से एक अधिक उपस्थित सदस्यों की संख्या से, या फिर उपस्थित सदस्य संख्या में आधे से एक अधिक मत। अगर आपको उपस्थित संख्या में आधे से एक अधिक मत प्राप्त हो जाता है, जैसे 125 दूना 250 होगा, तो यहां में आधे से एक अधिक मत का मतलब हुआ कि अगर 126 लोगों ने बोल दिया कि भैया, 125 ने बोला कि नहीं ऐसा मत कीजिए, और 126 ने बोल दिया, 124 ने बोला कि ऐसा मत कीजिए, यूपी को मत तोड़िए, और 126 ने बोला कि नहीं यूपी को तोड़ दीजिए, तो आप यूपी को तोड़ देंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं भैया? साधारण बहुमत। अब ये आप लोग पूर्वाग्रह मत बना लीजिएगा कि हमेशा आधे से एक अधिक ही हो। इसमें इस संख्या 250 में हो सकता है कि 130 लोग भी स्वीकृति दे दें, तो भी इसको साधारण बहुमत ही आप कहेंगे, इस प्रक्रिया को कुछ अन्य नहीं कहेंगे। तो ये जो साधारण बहुमत और आर्टिकल 3 क्या क्या अधिकार दे रहा है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए, मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। चलिए, अब आपको पता चल चुका कि आप आर्टिकल 3 में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्यों का नाम, राज्यों की सीमा परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। नए राज्य का निर्माण हुआ भी है, बिहार से झारखंड अलग हुआ। इसी प्रकार से एमपी से
छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अलग अलग राज्य अलग हुए हैं। आजादी के बाद से अभी तक कितने ही नवोदित राज्य आपको देखने को मिलते हैं। तेलंगाना अभी एकदम बिल्कुल से नया राज्य आपके सामने 2013 में दिखा है आपको। तो ये सब विषय है, लेकिन ये कार्य क्या जैसे मन वैसे किया जा सकता है कि हाँ भैया चीनी और क्या बोलते हैं, चीनी आटा मिलाओ, घी मिलाओ, हलवा बना के खा लो, ऐसा प्रक्रिया नहीं होता है। यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें भी होती हैं। नहीं, अगर नियम और शर्तें न होती तो आप राज्यों का, भारत में 50 राज्य का आज दर्शन कर सकते थे। तो अनुच्छेद 3 के साथ नियम और शर्तें क्या है, इन पे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 के साथ क्या नियम और शर्तें हैं, नियम और कुछ शर्तें भी हैं, मैंने आपको बताया। तो ये नियम और शर्तें क्या क्या है भैया? तो नियम और शर्त में पहला नियम तो यही है कि आपको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होती है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। पूर्वानुमति आवश्यक होती है। पूर्वानुमति राष्ट्रपति महोदय की आवश्यक होती है कि राष्ट्रपति जी, हम लोग फलाने राज्य को फलाने से तोड़ करके अलग करने जा रहे हैं और इसको साधारण बहुमत के द्वारा संसद में पारित करने वाले हैं। अपना मने नहीं करना है, राष्ट्रपति महोदय से पहले ही अनुमति ले लेना है। जिस दिन आपको बिल पास करना है उसके महीना दिन पहले, 20 दिन पहले राष्ट्रपति जी के पास एक लेटर जाना चाहिए कि राष्ट्रपति जी हम लोग ऐसा करने वाले हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति का जब आप पूर्वानुमति ले लिए तो इसके बाद अगला शर्त है कि संबंधित विधानसभा में, संबंधित विधानसभा का राय लेना भी आवश्यक है। कि राय जो है ये आवश्यक है। यहां पे संबंधित विधानसभा को राय भेज दिया जाता है कि भैया हम इस तरह से चाहते हैं, आपको सेपरेट करना चाहते हैं, आपको सेपरेट करके अलग राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। तो आप बताइए कि आपकी राय क्या है। और ये अवधि मान के चलिए कि 15 दिन, 20 दिन अथवा 1 महीना, 1 मंथ, जितना भी आप चाहे उतना। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे पूर्वानुमति आवश्यक है, राय लेना आवश्यक है। अब देखिए, राय इनका 2 प्रकार का आ सकता है। या तो ये बोलेंगे कि भैया यश आप हमें परिवर्तित, हमारा टुकड़ा कर दीजिए, या तो ये बोल सकते हैं कि नो, बिल्कुल नहीं, हम चाहेंगे कि आप हमारा टुकड़ा कर दीजिए, विभाजन कर दीजिए। और ज्यादातर चांस है कि ये नो ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मान के चलिए कि यहाँ पे कोई एक राज्य है और इस राज्य को आप कहें कि तुम्हारे इतने सीमा को मैं तुमसे अलग करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं भैया? सेपरेट करना चाहता हूं। ये कोई ए नाम का राज्य है, तो ये राज्य तो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी सीमा कमजोर हो या उसका राज्य क्षेत्र कम हो। कोई राज्य कभी नहीं चाहेगा। लेकिन अब आप पूछेंगे हमसे कि भैया जब इस तरह का बात है कि राज्य इसको अस्वीकार कर देगा, मान के चलिए कि राज्य ने इसको अस्वीकार किया। राज्य 2 बात बोल सकता है, यस अथवा नो, कि आप हमें सेपरेट कीजिए अथवा ना कीजिए। तो यहाँ पे ये 2 जो भी निर्णय इनका हो, राज्य का आपका जो भी निर्णय हो, इसके लिए संसद बाध्य नहीं है। संसद क्या है? संसद बाध्य नहीं है। किस बात के लिए बाध्य नहीं है? तो राज्य के निर्णय के लिए, राज्य के निर्णय हेतु। राज्य यस बोले नो बोले, इससे संसद को कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसद जो चाहेगी वो करेगी ही करेगी। तो अब आप हमसे पूछेंगे कि भैया आखिर इस तरह का काम क्यों किया जा रहा है? जब राज्य का कोई शक्ति यहाँ पे है ही नहीं, तो आप राज्य से क्यों पूछ रहे हैं कि आपको अलग किया जा सकता है अथवा नहीं किया जाए, अलग किया जाए अथवा नहीं किया जाए? तो आप देखिए, ये क्या है? ये मात्र एक औपचारिकता मात्र है। राज्य का या संबंधित विधानसभा का ये लेना, राय लेना, ये राय केवल और केवल महज एक औपचारिकता है। क्या है भैया? औपचारिकता है।
यहाँ पे केवल और केवल ये औपचारिकता है। जैसे मान लीजिए कि 20 ओवर का एक T20 मैच चल रहा है और उसमें आप पाते हैं कि 10 ओवर बचे हुए हैं और बनाने को बस 1 रन है, लेकिन इसके बाद भी आप जीत तो घोषित नहीं करा देते हैं ना, आप पूरा ओवर तब तक फेंकवाते हैं, गेंदबाजी तब तक करवाते हैं जब तक कि औपचारिकता पूरी ना हो जाए अथवा वो 1 रन बन ना जाए। तो इसी तरह का ये औपचारिकता है। अब इसको एक और अच्छे उदाहरण से समझिए। इसको मैं हटाता हूं। मान के चलिए कि यहाँ पे एक राज्य है वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से हम कहें कि भैया आपको यहां से हम तोड़ करके अलग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इस संबंधित हिस्से को क्या करने वाले हैं? आपसे तोड़ने वाले हैं और तोड़ करके एक नए राज्य का निर्माण करने वाले हैं। किसका निर्माण करने वाले हैं भैया? नए राज्य का निर्माण करने वाले हैं। तो वेस्ट बंगाल की जनता तो हमेशा बोलेगी कि भैया हमको मत तोड़िए। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि संसद जो है, संसद का अगर ये प्रस्ताव है तो संसद तो भैया इसको साधारण बहुमत से पास कर ही सकती है। क्या कर सकती है? साधारण बहुमत से साधारण बहुमत से इसको संसद पास कर सकती है। लेकिन इसके बाद भी औपचारिकता क्यों पूरा किया जाता है? औपचारिकता पूरा किया जाता है राज्य की जनता का राय जानने के लिए। किसके लिए भैया? राज्य की जनता का राय जानने हेतु। क्या जानने हेतु? राज्य की जनता का राय जानने हेतु। जैसे आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश को तोड़ करके हरित प्रदेश बनाने का मांग बड़े लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी आज तक उत्तर प्रदेश को तोड़ करके अलग राज्य नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि जनता कभी भी, जैसे मैं अभी झारखंड से इस क्लास को ले रहा हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे गढ़वा जिले को तोड़ करके या पलामू जिले को तोड़ करके बिहार में शामिल कर दिया जाए। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं चाहूंगा क्योंकि भाई मेरा पूरा का पूरा जब से मतलब मेरा जब से इतिहास है तब से झारखंड बना हुआ है। झारखंड बनने के बाद का ही मेरा जन्म कर्म है, तो झारखंड के साथ एक लगाव भी है। इसके साथ ही मान के चलते हैं कि बिहार के साथ हो सकता है कुछ परेशानियां भी हो हमारी, तो हम अलग तो नहीं होना चाहेंगे। अगर कोई प्रधानमंत्री जबरदस्ती, कोई संसद जबरदस्ती, कोई सरकार जबरदस्ती मुझे बिहार के साथ जोड़ दे तो मैं तो भैया उसको कभी मतदान नहीं करूंगा, उसे कभी नहीं जिताऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जनता क्या कर सकती है? राज्य की जनता कर सकती है सरकार के फैसले अथवा संसद के फैसले का विरोध कर सकती है। क्या कर सकती है भैया? विरोध कर सकती है। तो ये विरोध हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसी बात को जानने के लिए, जनता की राय को जानने के लिए ये औपचारिकता का प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने यहाँ पे रखा था। एक चीज आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अब देखिए इसका नेक्स्ट जो पहलू है ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं आपके साथ ये चर्चा करना चाहता हूं कि भाई हमारे यहां संसद है शक्तिशाली। संसद क्या है भैया? संसद है हमारी शक्तिशाली। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया है कि संसद हमारे यहां शक्तिशाली है। अब देखिए संसद किस रूप में शक्तिशाली है? तो संसद को शक्तिशाली इसलिए बनाया गया है क्योंकि शासन व प्रशासन, शासन व प्रशासन क्या हो सके? सुचारू ढंग से चल सके। किस ढंग से चल सके भैया? सुचारू ढंग से चल सके या फिर सुविधापूर्ण तरीके से चल सके। किस तरीके से चल सके? सुविधापूर्ण तरीके से चल सके, यहाँ पे कोई परेशानी ना आए, इसके लिए हमने क्या बनाया है? संसद को हमने मजबूत बनाया है, शक्तिशाली बनाया है। ठीक है भैया। अब देखिए, और जो हमारे यहाँ राज्य होते हैं, संसद को तो शक्तिशाली बनाया है, लेकिन जो हमारे यहाँ के राज्य होते हैं इनको मैंने आपको पीछे भी बताया था
कि हमारे यहाँ के राज्य केवल और केवल प्रशासनिक सुविधा हेतु है। किस लिए है भैया? प्रशासनिक सुविधा हेतु। प्रशासनिक सुविधा हेतु। जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु भाषाई सुविधा हेतु है, प्रशासनिक सुविधा हेतु है कि तमिल बोलने वाले लोग तमिलनाडु में है तो बहुत बढ़िया है। अब अगर हम एक ही केंद्रीयकृत व्यवस्था रखते और हिंदी को ही अपना मूल भाषा बना देते तो बताइए बांग्ला बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, उनका क्या अस्तित्व रह जाता? इसलिए हमने प्रशासनिक सुविधा हेतु राज्य को बना करके रखा है। ठीक है, राज्य का और दूसरा कोई काम नहीं है। आप हमारे जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, आप कभी नहीं कह सकते हैं कि आपकी नागरिकता को आपकी राज्य सरकार खत्म कर सकती है। ये पावर राज्य सरकार के पास नहीं है। आपका जो देश है उसके पास ये पावर है कि आपकी नागरिकता को खत्म करे अथवा रहने दे। राज्य के पास ये पावर कभी भी नहीं है। राज्य आपको आंसी फांसी या कोई इस प्रकार का ज्यादा गतिविधि भी नहीं करता है। ठीक है, राज्य बस प्रशासनिक सुविधा हेतु है। राज्य आपको निष्कासित नहीं करता है कि हाँ भैया आपको हम निष्कासित करते हैं इस देश से, ऐसा नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि आप भारत के हैं, वी आर इंडियंस। ठीक है, हम भारत के लोग, हम भारत के हैं, हम किसी राज्य के नहीं हैं। ठीक है, इसको हमने प्रशासनिक सुविधा हेतु रखा है। हाँ, अगर हम कुछ अन्य जगहों का बात करें, जैसे में हम यूएसए का बात करें या फिर ऑस्ट्रेलिया का बात करें, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का बात करें, तो यहाँ पे राज्य बहुत शक्तिशाली होते हैं। यहाँ पे राज्य क्या होते हैं? काफी शक्तिशाली होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की तरह राज्य शक्तिशाली नहीं होते हैं। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में आप अगर सोचते हैं कि आपकी सीमाओं को कम किया जाए, बढ़ाया जाए, नाम को परिवर्तित किया जाए, तो इसमें राज्य का बड़ा भारी योगदान होता है। हमारी तरह नहीं कि हाँ भैया साधारण बहुमत से आप पास कर दीजिए और ये सारा व्यवस्था हो जाए। ठीक है, इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब एक अन्य विषय देखिए, ये जो हमारी संसद है और काफी मजबूत स्थिति में है। ठीक है, संसद हमारी है यूनियन के अंदर। यूनियन के अंतर्गत क्या है भैया? संसद है। ठीक है, और हमारी संसद, संसद को ही सरकार भी कह सकते हैं। हमारी संसद जो है ये चलती है संविधान के द्वारा। किसके द्वारा चलती है भैया? संविधान के द्वारा चलती है। मैंने जो भी 20-22 क्लास पीछे पढ़ाया है उन सबका क्रक्स बस इसी लाइन में बता रहा हूं, और आपने कितने अच्छे से पढ़ा है वो भी यहीं पे समझ में आने वाला है। और ये किसके द्वारा, संसद और या सरकार किसके द्वारा चलती है भैया? तो संविधान के द्वारा चलती है। अब देखिए, जब संसद या सरकार संविधान के द्वारा चलती है तो संविधान स्थापना करता है संविधानवाद का। किसका स्थापना करता है भैया? संविधानवाद का, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का स्थापना करता है संविधान। अब देखिए, संविधानवाद का स्थापना जब संविधान के द्वारा किया जा रहा है तो संविधानवाद में क्या होता है भैया? तो आप पाएंगे कि संविधानवाद में जनता का अधिकार सर्वोपरि होता है। जनता अधिक शक्तिशाली होती है। कैसी होती है जनता? अधिक शक्तिशाली होती है। और राज्य क्या, पहले ये पॉइंट लिखिए, राज्य यहां पे होते हैं कमजोर। राज्य की शक्ति कैसी होती है? राज्य की शक्ति कम, और जनता की शक्ति या जनता अर्थात लोगों की शक्ति क्या होती है? जनता अथवा लोगों की शक्ति ये भैया होती है बहुत अधिक। लोगों की शक्ति क्या होती है? काफी अधिक होती है। तो अब देखिए, ये बात मैं क्यों अभी बताने लगा कि लोगों की शक्ति बहुत अधिक होती है? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मान के चलिए कि जनता का मांग हुआ कि हमको एक नया राज्य चाहिए। क्या चाहिए भैया? हमको एक नया राज्य चाहिए। तो आप यहां पाएंगे, अब आप पा लेंगे कि आखिर संसद बहुत ज्यादा मजबूत है अथवा शक्ति के केंद्र में लोग हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ रहे हो तो ये जानना जरूरी है, पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ के आए हो भैया, कि यहाँ पे लोगों की शक्ति अधिक होती है, लोग सर्वे सर्वा होते हैं, और यहाँ पढ़ रहे हैं कि भाई संसद की शक्ति बहुत अधिक है। तो यहाँ पे आप यही पाएंगे कि जनता का अगर मांग है कि हमको एक नया राज्य बना करके आप दे दीजिए, तो आप देखिए कि जो संसद है
ये संसद सिर्फ और सिर्फ जनता की ही मांग को पूरा कर रही है। किसकी मांग को पूरा कर रही है भैया? नया राज्य बना करके या उसका रीऑर्गेनाइजेशन करके, तो जनता की मांग को ही पूरा किया जा रहा है संसद के द्वारा। संसद कोई अपने मन का कारोबार यहाँ पे नहीं कर रही है। यही मूल पॉइंट एक था जिसको आप शायद समझ चुके होंगे। मैं सोचता हूं कि आप कनेक्ट कर सके होंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें तो फिर आगे का बात मैं आपको बताऊं। चलिए भैया, थोड़ी खांसी है, माफी चाहूंगा। अब देखिए, अभी तक अनुच्छेद 3 के सभी प्रावधानों को आप देख चुके, तो सवाल उठता है कि क्या अनुच्छेद 3 के द्वारा, अनुच्छेद 3 के माध्यम से, समझ गए, आप भारत की संप्रभुता अर्थात भारत की संप्रभुता के शब्द समझ रहे होंगे आप। संप्रभुता वाली किसी भूमि अथवा क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकते हैं। अन्य देश को दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक केस को आप देखिए, भारत की संप्रभुता अर्थात भारत का जितना क्षेत्र है उस क्षेत्र में से कोई क्षेत्र उठा करके किसी अन्य देश, नेपाल को, पाकिस्तान को, चीन को आप दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते हैं अनुच्छेद 3 के द्वारा। तो देखिए, एक मामला आया था वर्ष 1960 में, समझ गए, वर्ष 1960 में एक मामला आया। एक मामला आया, बेरूबारी मामला बेरूबारी मामला आया। यहां पे क्या था, ये जो बेरूबारी है ये वेस्ट बंगाल में एक जमीन का टुकड़ा थी, समझ गए। अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि इस टुकड़े को बेरूबारी से पाकिस्तान के किसी भाग को बदल करके, पाकिस्तान के किसी भाग को बदलकर हम सीमाओं को व्यवस्थित करना चाहते थे। व्यवस्थित करना चाहते थे मतलब देखिए, ये जो बेरूबाड़ी था ये बीच का एक भाग था, छोटा सा 9 वर्ग किलोमीटर का। तो हम लोग चाहते थे कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान वाले भी चाहते थे, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान उस समय बांग्लादेश को हम लोग जानते थे इस नाम से। तो यहाँ पे हम लोग चाहते थे कि भाई कुछ भूमि हमको दे दो जो मेरे लिए सही रहे, मेरी सीमाओं के लिए, और तुम इस क्षेत्र को ले लो, समझ गए। तो यही एक मामला आया वर्ष 1960 में। आप देखिएगा बेरूबारी, ये कहां था भैया? ये था वेस्ट बंगाल में। कितना बड़ा भाग था? तो 9 वर्ग किलोमीटर, 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये भाग था। अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि बेरूबारी का जनसंख्या देख लीजिए, इस समय 12,000 इसकी जनसंख्या थी। क्या थी? जनसंख्या इस क्षेत्र की कितनी थी भैया? 12,000 की थी। 12,000 लोग इस 9 वर्ग किलोमीटर में रहते थे, और 12,000 जो लोग रहते थे इनको भाई विस्थापित करने का बात आ गया, इनका अदला बदली करने का बात आ गया। ये कंडीशन जितना भी मैं आपको बता रहा हूं ये 1960 का कंडीशन है, अभी का कंडीशन आप अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे 1960 में ये स्थिति थी। अब देखिए, अब जब संसद इस प्रकार का कार्य करने लगी, संसद यहाँ पे क्या करने लगी भैया? अनुच्छेद 3 के माध्यम से संसद इसका अदला बदली करने लगी, समझ गए। तो जब संसद इस प्रकार का कदम उठा रही थी तो इसका विरोध किया गया। इसका विरोध किसके द्वारा किया गया भैया?
तो बेरूबारी की जनता के द्वारा, बेरूबारी की जनता के द्वारा इस बात का विरोध किया गया कि क्या संविधान आपको इस प्रकार का अधिकार देता है और आप किस अधिकार से हमें अलग कर रहे हैं। आपको आर्टिकल 3 रीऑर्गेनाइजेशन का अधिकार दिया है कि आप देश को भी अदला बदली कर दीजिएगा। तो इस अनुच्छेद 3 में के माध्यम से इस सीमा को बदलने हेतु आर्टिकल 143 का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया भैया? आर्टिकल 143 का प्रयोग किया गया। आर्टिकल 143 में क्या है? तो राष्ट्रपति को अधिकार है, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है भैया? सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में सलाह लेने का अधिकार है। तो यहां पे भी यही हुआ, राष्ट्रपति महोदय ने यहां पे सलाह मांगा, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने सलाह मांगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट आपको संविधान का सुप्रीम कोर्ट आपको क्या है? संविधान के व्याख्या का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को क्या है भैया? संविधान की व्याख्या का अधिकार है, आपको व्याख्या का अधिकार मिला हुआ है। तो आप ये बताइए कि क्या आर्टिकल 3 के द्वारा इस प्रकार के प्रावधान किए जा सकते हैं? आप ये बताइए कि क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 3 के द्वारा सलाह मांगा, इन्होंने राय मांगा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या जो बेरूबारी नामक भूमि है, जो बेरूबारी नामक भूमि है, इस भूमि को आर्टिकल 3 के माध्यम से, किसके माध्यम से? आर्टिकल 3 के माध्यम से अलग किया जा सकता है, अथवा कोई ना पहले इन्होंने पूछा राष्ट्रपति जी ने कि क्या कार्यपालिका इसके लिए शक्तिशाली है? कार्यपालिका ये कार्य कर सकती है अथवा नहीं कर सकती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर कार्यपालिका ये कार्य करने में संभव नहीं, मतलब शक्ति नहीं रखती है, तो क्या इसके लिए कोई वैधानिक प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा? वैधानिक प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा या संवैधानिक प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। और अगर संवैधानिक प्रक्रिया अपनाना पड़े तो काम आर्टिकल 3 से चल जाएगा, मतलब साधारण बहुमत से इसको पास कर लिया जाएगा। बेरूबारी का अदला बदली दोनों पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री बैठ करके अदला बदली कर लेंगे, अथवा आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। आप बताइए कि इन 2-3 में से क्या काम करना पड़ेगा? समझ गए? ये बात इन्होंने यहां पे कहा। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट भी भाई अपना राय प्रस्तुत करेगी, तो सुप्रीम, आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्क्रीनशॉट शायद ले चुके हो। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या राय प्रस्तुत किया अपना, एससी का आप राय देखिए कि भैया इन्होंने क्या राय प्रस्तुत किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही राय प्रस्तुत किया कि संसद देश के हिस्से को आर्टिकल 3 के मुताबिक, किसके मुताबिक? आर्टिकल 3 के मुताबिक आर्टिकल 3 के मुताबिक किसी भी देश को नहीं देने की शक्ति या हैसियत रखती है। किसी भी देश को नहीं दे सकती है ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या कह दिया कि आर्टिकल 3 के मुताबिक आप साधारण बहुमत के द्वारा किसी भी देश को अपने देश का भाग नहीं दे सकते हैं। तो पूछा गया कि भैया क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन करना होगा। क्या करना होगा? संविधान संशोधन का प्रक्रिया अपनाना होगा।
अब देखिए संविधान संशोधन का प्रक्रिया थोड़ा कठिन होता है। इसमें जितने सदस्य हैं उनका समझिए कि ये लेना होता है कि भैया इस तरह का कार्य किया जाए अथवा न किया जाए, इस बात को भी पढ़ेंगे। ये एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करना साधारण नहीं होता है, क्योंकि इसमें विपक्ष का साथ लेना भी अति आवश्यक हो जाता है। तो इसी बात को मान करके आपने क्या किया भैया, 368 के माध्यम से वर्ष 1960 में हमने 9वां संविधान संशोधन किया। कैवां संविधान संशोधन किया? 9वां संविधान संशोधन किया। और हमने इस संविधान संशोधन के माध्यम से बेरूबाड़ी का अदला बदली किया। ठीक है, इस जमीन का अदला बदली हमने संविधान संशोधन के माध्यम से किया। वर्ष 1960 में 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया। ठीक है, और हम लोग बस यही जान सके कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया कार्यपालिका को शक्ति नहीं है। किसको शक्ति नहीं है? कार्यपालिका को शक्ति नहीं है। कार्यपालिका को शक्ति नहीं है। अब क्यों शक्ति नहीं है? तो इन्होंने कहा कि आप देखिए, मान के चलिए भैया कि ये आपका एक घर था, ठीक है, तो इसमें आप फूल लगाइए, पत्ती लगाइए, स्प्रे करिए, रूम फ्रेशनर मारिए, ये करने से आपके घर वाले नहीं रोकेंगे। लेकिन आप इस घर का कांच तोड़ करके बाहर कर दीजिए, इस घर का दरवाजा तोड़ दीजिए, इस घर की दीवारों को तोड़ दीजिए, तो इसकी अनुमति आपको परिवार के सभी सदस्यों से लेनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी? परिवार के सभी सदस्यों से ऐसी अनुमति लेनी पड़ेगी। इसलिए देखिए, छोटा मोटा जो काम है, घर में आप सब्जी ला दीजिए, तेल ला दीजिए, ये काम तो ठीक है, लेकिन घर का दीवार तोड़ना है तो इसका अनुमति पूरे परिवार से लीजिए। तो यही बात है ना कि आपको देश की भूमि किसी अन्य देश को देनी है, अदला बदली करनी है, तो इसके लिए आप सभी से ये कीजिए, पक्ष से भी क्या बोलते हैं कि अनुमति लीजिए और विपक्ष से भी अनुमति लीजिए, तब जाके आप इस कार्य को कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक छोटा सा। अब देखिए भैया, यही आपका आर्टिकल 3 का प्रावधान था मोटा मोटी, और मोटा मोटी क्या, आर्टिकल 3 का दिव्य व्याख्या हम लोग यहाँ पे कर चुके। इससे लंबा चौड़ा व्याख्या और क्या ही किया जा सकता है। इसके सभी प्रावधानों को हमने देख लिया। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, कहां पे बता दूं भैया? हाँ, एक तो यहां देख लो भाई, अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य सीमा को परिवर्तित कर सकती है, किसी राज्य की घटा सकती है, बढ़ा सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये 4 चीज आपने देखा। इसमें से एक चीज आपको और कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा कि भाई अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद क्या नहीं कर सकती है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि क्या क्या कर सकती है, और 2 ऑप्शन दिया जाएगा और एक इससे बाहर का ऑप्शन दिया जाएगा। समझ गए? तो आप उसको ऑप्ट करेंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे यहाँ पे आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि भैया नियम और शर्तें क्या क्या है। राष्ट्रपति की अनुमति, पूर्वानुमति आवश्यक है अथवा बाद में अनुमति लिया जा सकता है। संबंधित विधानसभा में इस बिल को या फिर इस राय, उनकी राय को जानना आवश्यक है अथवा नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। तो मोटा मोटी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अच्छे अच्छे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, कथन और कारण वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए हमने इतना बढ़िया डीप व्याख्या आर्टिकल 3 का किया है, और सिर्फ आर्टिकल 3 के लिए एक पूरा का पूरा क्लास हमने लिया है। हमने अपनी तरफ से बढ़िया मेहनत कर दिया है। अब भैया आपसे यही उम्मीद है कि आप इस पे बढ़िया एक प्यारा सा कमेंट दें, हमें कुछ सलाह दें, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इन सेशन को काम भर शेयर करें। तो यही आज का हमारा क्लास था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास को लेकर के मैं इसी प्रकार से उपस्थित होऊंगा। ज्ञानोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको अन्य प्रकार के कंटेंट अन्य एजुकेटर से भी देखने को मिल रहे हैं। फ्री में एक आपको कंटेंट पेड क्लास जैसा मिल रहा है। अब यहाँ देखिए ना, एसएससी का कौन सा बैच होगा जो कि इतना व्याख्या कर रहा होगा भैया। आर्टिकल 3 का एक दिन में 8 आर्टिकल 10 आर्टिकल खत्म कर दिए जाते हैं। एक आध क्लास मैंने देखा है कि पूरे 395 आर्टिकल खल्लास, तो उस तरह का तो किया नहीं जा रहा है। तो आप भी बढ़िया से हमारा सपोर्ट करिए। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।